गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोगों ने सभी लोगों ने बोला था कि भैया जरूर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोर्ट जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चंस को बनाने में। ठीक है, खुद से ही सारी चीजें टाइप की हैं, तो सपोर्ट जरूर करना। बाकी जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया मेरे को थोड़ा सा घबराहट हो रही है यार, कॉलेज के एग्जाम है, बिल्कुल प्रेशर मत लो, नॉर्मल रहो। ठीक है, और आराम से हो जाएगा। लेकिन जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ बस उनको ध्यान से फॉलो करते चलना, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला। बिल्कुल इजी पेपर आते हैं आपके पास, मिड टर्म में नहीं हो पाता है तो आप मिनिमम यहाँ पे 20 स्कोर कीजिएगा मिनिमम। ठीक है, आराम से 20, और आपका फिर जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें भी आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके टाइम मिलता है, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो जिनको ट्रांसफर लेना है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बैक आती है तो ट्रांसफर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बाकी जो चीज आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन की सीरीज अपन चलाएंगे। जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं उनके लिए ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, वो बिल्कुल टिप टू क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नोट्स में डाल चुका हूँ आपको ऑलरेडी पहले से ही, हिंदी मीडियम में पीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों के, तो चेकआउट कर लेना। बाकी डिटेल में अपन समझने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर है आपका बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का, आपका एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। इसके क्वेश्चंस की सीरीज अपन सॉल्व करने वाले हैं। आपको पैटर्न बिल्कुल पता होगा, पेपर में 15 एमसीक्यूज आते हैं। कभी कभी होता है, हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, कभी कभी हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स आ जाए। ठीक है, बाकी नॉर्मल पैटर्न आपका 15 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, और 5 आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी आपको आगे बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन आप देख लो। एग्रोस शब्द का अर्थ है, बिल्कुल आप जो पीएटी में पढ़ के आए हो बिल्कुल सेम चीजें वही रहने वाली, थोड़ा सा अपग्रेड मिलेगा, बाकी शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल रहता है। एग्रोस शब्द का अर्थ, ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में पता होगा, एग्रोस एग्रोनॉमी। ठीक है, जिसमें आपने ऑलरेडी डिटेल में सुना होगा। एग्रो और नोमस, एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो और नोमस। ठीक है, जो कि एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, तो आपको याद रखना है। एग्रोनॉमी भी अगर आपसे पूछ लेता है तो एग्रोनॉमी आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड, यानी खेती या भूमि से। ठीक है, एग्रोस और प्लस नोमस का मतलब होता है प्रबंधन। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो एग्रोस आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है एक इसके बाद नोमस भी आपका होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, भूमि से, और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से, यानी भूमि का प्रबंधन करना ही एक टाइप से देखा जाए तो एग्रोनॉमी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा आपका। याद करते हुए चलना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन रखे मिलेंगे बहुत सारे, टेंशन मत लेना। ट्रिकल सिंचाई ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, ट्रिकल इरिगेशन क्या है, तो ट्रिकल इरिगेशन आपका देख सकते हो, फ्लड इरिगेशन है क्या, ड्रिप, स्प्रिंकलर या बुबलर सिंचाई। बुबलर सिंचाई आप लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा, तो बुबलर का मतलब आपने देखा होगा गार्डन्स में, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये पूछ लेता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ऐसी चीजें आ जाती है जो अपने को नहीं पता होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। बुबलर है ना, कुछ नीचे जमीन की सतह से गार्डन्स में मेनली लगे होते हैं। तो जो ड्रिप एरीगेशन आपको पता है, इसको ट्रिकल सिंचाई भी बोलते हैं, ड्रिप एरीगेशन को, बूंद बूंद सिंचाई, टपका विधि आपको ऑलरेडी पता होगा, 1959 में जो आपके इजराइल से इसको विकसित किया था सिमचा ब्लास्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक मैकेनिकल इंजीनियर थे आपके सिमचा ब्लास्ट, उन्होंने इजराइल से इसको विकसित किया था। बहुत ही नेक्स्ट लेवल मेथड है आपकी है, और इसमें आपके पीवीसी के पाइप का यूज किया जाता है। ये कुछ चीजें आपको पता होगी, दबाव वगैरह, इनको पढ़ लेना डिटेल में, आगे आपको थ्योरी में काम आएगा। ठीक है, जो आपको बताते हुए चल रहा हूं वो कर लोगे, आराम से काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आता है, इसमें क्या पूछा हुआ है, किसी जैविक खाद को सांद्रित या जैविक खाद कहा जाता है। तो कंसंट्रेट ऑर्गेनिक के बारे में अपने से पूछा हुआ है। आपको पता है जो कार्बनिक उर्वरक होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कंसंट्रेट और एक बल्की। बल्की का मतलब स्थूल कार्बनिक खाद, और कंसंट्रेट का मतलब सांद्रित खाद। ठीक है, तो जो बल्की होता है इसमें आपके हरी खाद वगैरह आते हैं, याद रखना, हरी खाद हो गया आपका, गोबर की खाद हो गया, है ना, ये आते हैं बल्की में। और कंपोस्ट हो गया, बर्मी कंपोस्ट, ये बल्की में आते हैं, याद रखना, बिल्कुल पूछता है पेपर में, मैंने खुद ने लिखा हुआ है। ठीक है, और वाइल्ड केक्स आपके ये होते हैं, यानी जो खलियां वगैरह होती है ना, खली, और जैसे मछली का चूर्ण हो गया आपका, और मनुष्य का बिस्टा चूर्ण। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी वाइल्ड केक्स में आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, हड्डी का चूर्ण, है ना, तो राइट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। पूछेगा बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे आपको, बिल्कुल सिंपल है। धान की फसल में नाइट्रोजन, देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन मिल रहा है, अगर जिसने पीएटी में पढ़ा होगा बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। धान की फसल नाइट्रोजन का किस रूप में लेती है, तो आपको पता है ओराइजा सेटाइवा धान की जो फसल है वो किस रूप में लेती है नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन आपको पता है, यहाँ पे नाइट्रेट दिया हुआ है, अमोनिया, ठीक है, नाइट्राइड, ये सारे फॉर्म्स दिए गए। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है अधिकांशतः धान आपका जो है अकार्बनिक रूप होते हैं इनके। ठीक है, अकार्बनिक रूपों में लेती है धान, तो इनमें आपके दो अकार्बनिक रूप होते हैं, एक अमोनिया होता है आपका, ठीक है, आपने पढ़ा होगा,
एक NH4 आपका अमोनिया और NO3 नेगेटिव के रूप में आपका क्या लेती है, धान इन 2 फॉर्म्स में लेती है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दिए हो तो चूज किसको करना है, अमोनिया, क्योंकि अधिकतर जो है धान नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। याद रखना ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे। देखो NO3 भी दिया हुआ है और NH4 आपका इस पे प्लस होता है, इस पे नेगेटिव होता है। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ऑप्शन में दोनों है तो चूज किसको करना है, अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया को अधिकतर जो है धान अमोनिया को अमोनिया फॉर्म्स में ही लेती है ना। अगर ऑप्शन में अमोनिया ना हो तो फिर अपन इसके साइड जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चूज करते हैं भाई। जुताई शब्द जो आपका है टर्म टिलेज किससे बिलोंग करता है, जो टर्म आपका है टिलेज, फ्रेंच, लेटिन, ग्रीक और एग्लो सैक्सोन। तो बिल्कुल राइट आंसर, जिनने पढ़ा होगा उनको तुरंत आंसर मिल जाएगा, एग्लो सैक्सोन से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे आपको पेपर में, तो इनको भी याद कर लेना, देख लेना। ठीक है, और आगे आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है बस, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है नंबर 6। सिंगल सुपर फॉस्फेट है एक, क्या है भाई, आपने पढ़ा होगा सिंगल सुपर फॉस्फेट, MOP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, बहुत सारे पढ़े होंगे ऊपर। तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है ये क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना भाई, स्टार लगा लेना इस पे। ठीक है, तो ये वाटर इंसॉल्युबल या आपका जो है जल में घुलनशील है, जल में अघुलनशील है, साइट्रेट घुलनशील है या साइट्रेट अघुलनशील है, हिंदी मीडियम दोनों में दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है, जो क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये आपका वाटर सोल्यूबल है भाई। ठीक है, याद रखना राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जल में घुलनशील माना जाता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। एक चीज और, कभी कभी ये भी पूछ लेता है सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है, फॉस्फोरस की, तो याद रखना सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस की मात्रा 12%। ठीक है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। और कैल्शियम कभी कभी पूछ लेता है, तो कैल्शियम का भी आपको याद रखना है, 21% आपका इसमें कैल्शियम पाया जाता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 7, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, कमी के लक्षण सबसे पहले एपिकल, जो सीड्स होता है पौधे की, एपिकल बर्ड, कली का, उस मतलब किसकी कमी के लक्षण सबसे पहले प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको पता है बोरॉन, बोरॉन के लक्षण सबसे पहले आपके कलिका पर दिखने लगते हैं, एपिकल बर्ड पर, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो ये आप चीजें आपको पता है इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, जो चीजें नहीं पता है उनको डिफाइन करते हुए चलेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया, कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइड्रोस्कोपिक, हाइड्रोस्कोपिक मतलब आर्द्रता ग्राही, मतलब वातावरण से जल्दी घुल जाता है। ठीक है, आर्द्रता ग्राही, जैसे आपने यूरिया को रख दोगे तो कुछ टाइम के बाद वो नमी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो एक आर्द्रता ग्राही होता है। तो हाईली हाइड्रोस्कोपिक कौन सा है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, देखो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी दिया हुआ है, यूरिया भी दिया हुआ है, अमोनियम सल्फेट भी दिया हुआ है और सोडियम नाइट्रेट भी दिया हुआ है। तो देखो सबसे ज्यादा जो हाईली वातावरण में मतलब घुलता है वो है अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी दिखता है, सबसे हाईली जो है आपका हाइड्रोस्कोपिक होता है अमोनियम क्लोराइड, याद रखना। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड लिख लो स्टार लगा के। नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन में अगर अमोनियम क्लोराइड नहीं मिलता है तो फिर यूरिया आपका ऑप्शन में है, तो बिल्कुल इसको अपन चूज कर लेंगे। इसके बाद आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आता है, तो राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 8 का, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, कि जो शब्द है आपका एलेलोपैथी किसके द्वारा दिया गया भाई, ये टर्म किसने दिया था, एलेलोपैथी। देखो एलेलोपैथी का जो आपका मतलब होता है एक दूसरे पौधे का प्रभाव, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे पर प्रभाव, ये होता है एलेलोपैथी, है ना। एलोपैथी जो शब्द है आपका वॉन मॉलिस करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने आपका दिया था, और 1937 में। ठीक है, 1937 में ये वर्ड आपका दिया था, लिख लेना स्टार लगा के चीजें, एक रफ अपने साथ लेके रखना। ठीक है, जो मैं चीजें बोल रहा हूं उनको नोट डाउन करते चलोगे तो पेपर में याद आएंगी, थ्योरी के एग्जाम में भी, तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो जो शब्द है एलेलोपैथी, ये आपका जो टर्म दिया था वॉन मॉलिस ने दिया था, 1937 में दिया था। और ये जो एलेलोपैथी वर्ड है, ये भी अगर पूछ ले तो एक ये ग्रीक भाषा का वर्ड है आपका, इसको आपको याद रखना है। एलेलोपैथी एक कौन सी भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का वर्ड है, और इसका मतलब होता है एक पौधे से एक पौधे पर दूसरे पौधे का प्रभाव। ठीक है, तो ये होता है एलेलोपैथी, शॉर्ट भाषा में आपको बताऊं तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल उपयोग दक्षता क्या होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी, तो ये होती है Y/ET। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका क्वेश्चन आंसर, राइट इसका आंसर हो जाएगा Y/ET। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, ये आपका जो है आपने पढ़ा होगा PWP, है ना, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये है आपका, ये अगर आपने पढ़ा होगा, मिलान बिंदु वगैरह, स्थायी मिलान बिंदु, ठीक है, अस्थायी मिलान बिंदु, अस्थायी मुरझान बिंदु, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वही वहीं से बिलोंग करता क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11,
नाइट्रेट और नाइट्राइट को गैसीय नाइट्रोजन में जैव रासायनिक कमी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई इसको? जो नाइट्रेट से नाइट्राइड है ना, आपने पढ़ा होगा, दो प्रोसेस होती है, ठीक है, अमीनीकरण होती है, एक नाइट्रिफिकेशन होता है, एक डिनाइट्रिफिकेशन होता है, जिसको डिनाइट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट और नाइट्राइड में गैसीय परिवर्तन क्या कहलाएगा? वो आपका विनाइट्रीकरण कहलाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल ये पूछता है एग्जाम में, और नाइट्रिफिकेशन भी पूछता है और बिनाइट्रिफिकेशन, ये दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, पढ़े होंगे बिल्कुल ऑब्वियसली आपने पीएटी में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका आपको हमेशा याद रखना है, चने में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन चिकपी। अच्छा, जितनी भी दलहनी फसलें होती है उनका हमेशा आपको याद रखना है, जितनी भी दलहनी फसलें मैक्सिमम, ठीक है, उनमें या तो पॉड फॉर्मेशन या फ्लॉवरिंग स्टेज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज फ्लॉवरिंग स्टेज होती है, दूसरी होती है पॉड, मतलब फली जब विकसित हो रही है उस टाइम पे, या आपका जो है फ्लॉवरिंग फूल आ रहे हो तब उस टाइम पे। तो चने में जब फूल आते हैं या आपकी पॉड बन रही है तो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट कहां दिख रहा है आपको? ब्रांचिंग और पॉड डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्री फ्लॉवरिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो सी हो जाएगा, ब्रांचिंग एंड पॉड आपका डेवलपमेंट। तो ये अपन इसका आंसर ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, प्री फ्लॉवरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है, जो आपका एग्जाम होते हैं जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इनमें क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे, और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिनमें क्वेश्चन आते हैं। तो सफेद रंग का प्रमाण पत्र बीज किस वर्ग के लिए जारी किया जाता है? अगर सीड आपका सफेद रंग का है तो किस वर्ग के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड, ब्रीडर, फाउंडेशन या न्यूक्लियर। किसके लिए सफेद रंग का जो टैग होता है वो जनरली दिया जाता है? तो वो फाउंडेशन सीड के लिए दिया जाता है, ठीक है, आधारीय सीड जो होता है उसके लिए सफेद रंग का टैग दिया जाता है। बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है मेरे भाई सीड ऑफिसर की, उनमें ये सीरीज आपको देखने को मिलेंगी चीजें। अच्छा, जो ब्रीडर होता है, इसमें आपका लिखा हुआ जो ब्रीडर होता है उसका गोल्डन येलो होता है ना, जो ब्रीडर आपका सीड होगा उसका गोल्डन और येलो कलर का होता है, जो प्रमाणित आपका सीड होता है उसका आपका इन जनरल ग्रीन कलर का होता है, जो सर्टिफाइड होगा ना उसका ग्रीन कलर का रंग प्रदर्शित करता है। अगर आपसे पूछे ग्रीन रंग का जो है संकेत कौन प्रदर्शित करता है, तो वो आपका सर्टिफाइड होता है, और ब्रीडर जो रहेगा वो आपका गोल्डन या येलो कलर का रंग जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। ब्रीडर जो आपका सीड है इन जनरल आपका जो है विकसित किया जाता है, किसान को नहीं दिया जाता है भाई ब्रीडर सीड, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका बीज सीड रिक्वायरमेंट विल बी मोर, मतलब बीज की आवश्यकता अधिक होती है, ऐसी कौन सी मेथड है बीज आपका जब बोते हैं ना, तो कौन सी ऐसी मेथड है जिसमें अधिकांशतः आपका सीड अधिक लगता है? तो डिबलिंग मेथड है, प्लांटिंग मेथड है, लाइन सोइंग बाय लाइन ड्रिल मेथड है, या आपके ब्रॉडकास्टिंग मेथड है? तो अपेक्षाकृत ये देखा गया जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स है, छिड़कावा विधि, इनमें अपेक्षाकृत जो आपका ज्यादा थोड़ा सा सीड लगता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर मेथड, जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग छिड़कवा मेथड आपको पता ही है, ठीक है, इनमें ज्यादा लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो सिंचाई के माध्यम से आपको पता ही होगा, सिंचाई के साथ उर्वरक देना बिल्कुल पढ़ा होगा, फर्टिगेशन कहलाता है, ठीक है, राइट आंसर आपका शी हो जाएगा, बिल्कुल आपने पढ़ा, हर्बिगेशन और फर्टिगेशन, उर्वरक दे रहे हैं तो फर्टिगेशन इसको बोल देंगे। इन जनरल आपका ये जो है सिंचाई की जो ड्रिप एरीगेशन होती है ना उसमें यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है, जो ड्रिप एरीगेशन होती है इस टाइप का। नेक्स्ट आपका हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, तो आपका दिया हुआ विच इज द मोस्ट आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब ऐसी मृदा की बहुत सारी संरचना आपने पढ़ी होंगी, क्रम्बी संरचना, त्रिज्यीय संरचना, अगर आपने सॉइल साइंस डीप में पढ़ा होगा, ठीक है, अगर मैं आपको डीप में बताने के लिए बैठूंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लेना इसको, क्रम्बी संरचना या आपकी प्रिज्मीय संरचना, कौन सी संरचना बेस्ट होती है एक मतलब फसल उत्पादन के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका होगा क्रम्बी स्ट्रक्चर, क्रम्बी स्ट्रक्चर सबसे आदर्श स्ट्रक्चर मानी जाती है, ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन परसेंटेज पूछ रहा है भाई, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? तो सिंपल सी बात है 78% आपका नाइट्रोजन होता है, और लगभग 21% के आसपास आपका वातावरण में O2 परसेंटेज होता है भाई, ऑक्सीजन होता है, और 0.1% आपका CO2 होता है वातावरण में, ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात की है, ना कि अपने से सॉइल की बात की है, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, कि बक खुरचनी, टिलेज, ये अपने से यहाँ पे टिलेज की बात की है, आपने पढ़ा होगा टिलेज, तो टिलेज में जो होता है बक खुरचनी, मतलब जो बक खुरचनी होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? बक खुरचनी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये इसका उपयोग आपका लेवलिंग के लिए किया जाता है, समतल जब भूमि को करते हैं तो उसके लिए करते हैं,
ऑप्शन देख के भी आंसर लगा सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जुताई में जनरली बक खुरचनी का उपयोग कहाँ करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, बुवाई के लिए भी नहीं करेंगे, है ना, तो भूपरिष्करण के लिए भी नहीं करते इन जनरल, आपको पता ही है, सिंपल, ठीक है। तो लेबलिंग जो होता है इसके लिए आपका बक खुरचनी का उपयोग किया जाता है, मतलब समतल करने के लिए, ऊंची नीची ढिंचाई जो भूमि होती है ना उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर लेबलिंग हो जाएगा, है ना। जो भी चीजें बता रहा हूँ क्वेश्चन भी है आपके नीचे, अभी देख के चलना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर है सॉरी, उच्च जल उपयोग दक्षता क्या सिंचाई विधि देखी गई, मतलब जिसकी जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक है वो सिंचाई की ऐसी कौन सी मेथड है। हाईली वाटर यूज एफिशिएंसी वाज ऑब्जर्व इन विच एरीगेशन मेथड ऑब्जर्व, ठीक है। तो इन जनरल आपकी ड्रिप एरीगेशन, फेरो, स्प्रिंकलर, फ्लड, आपको पता ही है ड्रिप एरीगेशन की सिंचाई दक्षता सर्वाधिक है, लगभग 80% से 90% तक इसकी आपकी सिंचाई दक्षता देखी गई है, इन जनरल 95% तक भी इसकी जाती है, ठीक है। तो ड्रिप एरीगेशन इज द बेस्ट जल उपयोग क्षमता के लिए। और फ्लड जो एरीगेशन है, ठीक है, ये तो आपकी वाहियात मेथड है ना, बस इसका एक ही बेनिफिट्स है सबसे अच्छा कि लवणीय जो भूमि है उसका सुधार किया जा सकता है। अगर जो आपकी लवणीय भूमि है, ठीक है, जिसमें सैलिनिटी आपकी ज्यादा है, उसका सुधार करना है तो फ्लड मेथड है आपकी, इससे आप सिंचाई कर सकते हो। बाकी वाहियात मेथड है ये, धान में इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। स्प्रिंकलर आपका जो है अधिकतर मेथड आपका गेहूं में इसका उपयोग किया जाता है। फेरो मेथड जो आपकी कूर्ण विधि है, दो टाइप में बटी होती है, कूर्ण मेथड और समुच्च, ठीक है। तो फेरो जो विधि है ये भी आपकी ठीक ठाक मेथड है, अलग अलग भागों में बट होती है। समुच्च कूर्ण विधि होती है, ठीक है, कंटूर मेथड जिसको बोलते हैं, तो उसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है जहां 2 से 5% ढलान होती है। तो इसका ऐसे डिवाइडेशन है, ठीक है, डीपली आपको किसी दिन पढ़ाऊंगा मैं, बाकी अभी आप देख लो इसको। तो इसका राइट आंसर आपका ड्रिप एरीगेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका संरक्षण जुताई प्रोत्साहित करती है, जो संरक्षण जुताई है, कंजर्वेशन टिलेज है, ये क्या प्रोत्साहित करती है। तो देखो एक माइक्रो, आपको ऑप्शन में सीधा सीधा समझा दूं मैं, जो माइक्रो आपको दिख रहा है ना, माइक्रोफूना, माइक्रोफ्रोना, ठीक है, ये एक प्रकार का आपका जीवाणु होता है मृदा में, जो कि मतलब बहुत छोटे आकार का होता है, 0 पॉइंट मतलब माइक्रोन का, बहुत छोटे आकार का होता है, जो कि मृदा के लिए खासतौर से मतलब इतना ज्यादा बेनिफिट्स नहीं माना जाता है, अपेक्षाकृत आपका अर्थवॉर्म यानी केंचुका की, ठीक है। फ्रेटिमा पोस्थुमा से अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये इतना ज्यादा मिट्टी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रिड्यूस नंबर ऑफ अर्थवॉर्म, अगर आप जो कंजर्वेशन टिलेज को वो करते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ अर्थवॉर्म आपके इंक्रीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको उस टाइप का माहौल मिलता है संरक्षण जुताई में। बाकी अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इसके लिए इतना ज्यादा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका आपका जी हो जाए, सॉरी आपका डी हो जाएगा, है ना। बाकी कीचड़ वगैरह जो होता है वहां पे इन जनरल आपका ये जो बैक्टीरिया होता है ये ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है, माइक्रोफोना फ्रोना करके जो होता है ये आपको वहां पे इन जनरल ज्यादा इंक्रीज होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो डीपली स्टडी करता है, करता है उसको ये चीजें समझ में आती है ना। अधिकतर स्टूडेंट्स को माइक्रोफ्रोन नहीं पता है क्या है, और इवन के अर्थवॉर्म के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है मेरे भाई, बहुत लेवल गिरा हुआ है स्टडी का बहुत ज्यादा, मैं तो देखा हुआ हूँ, बट स्टडी करो यार, बहुत बेटर रहेगा आगे चल के, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो इन चीजों पे। नेक्स्ट आपका सब कॉलेज में अगर पढ़ोगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। प्राथमिक मृदा कणों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड, क्या बोलोगे उसको, क्या बोलोगे भाई, उसको बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना, प्राथमिक कणों के जो है व्यवस्था के क्रम को बोलते हैं सॉइल मृदा संरचना। राइट आंसर इसका बी आपका करेक्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है, रोपण के बाद लेकिन फसल के उगने से पहले किए गए जुताई कार्यों को क्या कहा जाता है, टिलेज ऑपरेशन कैरियड आउट आफ्टर प्लांटिंग बट बिफोर क्रॉप इमरजेंसी इज टर्मस, उसको क्या बोलते हैं, रोपण के बाद लेकिन फसल उगने के पूर्व, तो क्या करते हैं, वो करते हैं ब्लाइंड टिलेज, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टर्म, ब्लाइंड टिलेज, ठीक है। क्या होती है ब्लाइंड टिलेज, आप देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, देखो यहाँ पे दोनों में लिखा हुआ है। तो ब्लाइंड टिलेज पूरा डिफाइन किया हुआ है, ट्रैक्टर कल्टीवेटर से 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर अंधी जुताई करते हैं, अंकुरण नहीं होता है उसके पहले ही अपन जुताई कर देते हैं, जिससे खरपतवार, मेनली खरपतवार इसका उद्देश्य है, ठीक है, निकालने के लिए। तो इसको आपको याद रखना है अगर कोई पूछता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जिसका उपयोग मिट्टी के कठोर तबे को तोड़ने के लिए किया जाता है। अगर मिट्टी आपकी बहुत पुराना खेत है और परत जम चुकी है बहुत मोटी,
तो उसका चीजेल हल आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। आपका जो है 60 से 70 सेंटीमीटर गहरी जुताई करता है भाई ये चीजेल हल, सबसे गहरी जुताई करता है। तो याद रखना है आपको चीजेल हल, है ना, 60 से 70 सेंटीमीटर, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। और लबड़ी मिट्टी की समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जा सकता है? अगर आपकी मिट्टी जो है शेलाइन सॉइल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जिप्सम डाल के, गोबर की खाद, पाइराइड या आपका चूना पत्थर? तो चूना पत्थर डाल के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 24 का डी हो जाएगा। इसको भी याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, सॉइल साइंस में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका किसकी ऊपरी सीमा है पौधे को उपलब्ध मिट्टी की नमी? यानी जो आपका यहाँ पे लिखा हो विच इज द अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इस प्लांट, तो फ्लडेड या उसको बोलते हैं क्षेत्र क्षमता, मतलब जो पानी आपका अवेलेबल होता है पौधे के मिट्टी और नमी में, ठीक है, वो होता है आपका फील्ड कैपेसिटी, यानी इसको बोलते हैं क्षेत्र क्षमता। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, सिंचाई इरिगेशन में क्षेत्र क्षमता के बारे में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देख लेना भाई इसको भी एक बार, क्षेत्र क्षमता बिल्कुल आपकी परिभाषा आ जाती है, डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जाम में क्षेत्र क्षमता, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ये तो आपको पता ही होगा, शून्य जुताई प्रणाली का पहली बार सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। जीरो टिलेज सिस्टम वाज फर्स्ट यूज सक्सेसफुल इन, आपका पता यूएसए में 1950 में हुआ था ये सक्सेसफुल इसका, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है जीरो टिलेज का। नेक्स्ट आपका पीडब्ल्यूपी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात की है। तो पीडब्ल्यूपी के निर्धारण के लिए संकेतिक षड्यंत्र के रूप में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? अगर आपको परमानेंट यानी स्थायी मुरझान बिंदु के बारे में अगर पता लगाना है तो वो सबसे सुटेबल प्लांट होता है आपका जो है सनफ्लावर, सूर्यमुखी, हेलियंथस एनस इसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। सनफ्लावर सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये जल्दी आपका जो है इसको सिम्टम्स को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपको पता है वो बोरोन की कमी के लक्षण भी सबसे पहले ये प्रदर्शित करता है सनफ्लावर, है ना, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, फसल के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? मॉइस्चर एसेंशियल एलिमेंट इन क्रॉप, कौन सा तत्व भाई जो सबसे आवश्यक है फसल की ग्रोथ के लिए? ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। तो एक क्रॉप्स में अगर आपको सबसे आवश्यक तत्व क्या माना जाएगा? वाटर माना जाएगा, फर्टिलाइजर, सॉइल या ह्यूमिडिटी? तो वाटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ये लगा के स्टार लगा के लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वाटर माना जाता है, ठीक है, आवश्यक तत्वों में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, इस ग्रह पर भोजन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई, इसको पढ़ो। ट्रू, अपने सत्य जो है उसके बारे में पूछा गया है, भोजन के बारे में, ठीक है। मछली की असीमित मात्रा, इस ग्रह पर पृथ्वी की बात कर रहा है वो, ठीक है। भोजन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक व्यक्ति को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन हो, हर व्यक्ति भोजन खरीदने में सक्षम हो, ऐसा तो ट्रू है नहीं भाई, हर व्यक्ति भोजन खरीदने में सक्षम हो तो ट्रू नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन हो, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, मतलब जो हरित क्रांति थी उसने बहुत सारी जो है आपका इन चीजों में बहुत बड़ा योगदान रहा है हरित क्रांति का, भुखमरी को बहुत ज्यादा सॉल्व किया गया भाई हरित क्रांति के द्वारा, नई नई वेराइटीज, और जिसमें आपका जो है यहाँ पे गेहूं और खासतौर से धान पे बहुत ज्यादा बल दिया गया हरित क्रांति में, ठीक है। तो आपको राइट आंसर इसका डी लिखना है। नेक्स्ट आपका अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड हुइंग इज पॉसिबल किस में है? तो आपको पता है शुगर कैन में आपकी जो है अंधी गुड़ाई करते हैं, ठीक है। जिससे आपका जो अंधी गुड़ाई का मतलब होता है ना, खेत में आपने देखा होगा, आप सिंचाई करते हो तो पपड़ी टाइप की परत जम जाती है, पतली पतली पतली, उसको तोड़ने के लिए आपके इन जनरल किसका जो है शुगर कैन में किया था, आपने देखा होगा, एक इससे करते हैं, इस टाइप एक यंत्र बना होता है उसमें, इस टाइप से वो एक यंत्र होता है जो पतली पतली परत को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, आप देखोगे इसको, और इसमें सामने से ऐसा पकड़ने के लिए लगा रहता है, तो वो उससे आपका पतली पतली परत को खरोचते हैं, तो वही आपकी अंधी गुड़ाई होती है शुगर कैन। सैकेरम ऑफिशिनेरम, सैकेरम स्पॉन्टेनिया, सैकेरम बारबडोसी, आपका बहुत सारी इनकी जो है प्रजातियां होती हैं आपकी शुगर केन की, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जंगली है, कुछ यूजफुल है, कुछ में क्रॉस ब्रीड करा के तैयार किया गया, तो ये सब सारी प्रोसेस है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आपको कौन कौन से जो है ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चंस पर। तो वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन पूरा डिटेल में आप पढ़ लेना। डिफाइन टिलेज और इनके ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे भी आपको तवज्जो देना है, मतलब ज़्यादा इस पे जो आपको जोर देना है। बिल्कुल क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस मिले, बाकी इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको रखे हुए मिलेंगे। फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट क्या क्या है? टाइप्स ऑफ सीड और क्रॉप न्यूट्रिशन आपको जरूर पढ़ना है, 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है क्रॉप न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको आपको ये अलग से देख लेना, क्रॉप न्यूट्रिशन मैंने अलग से लिखा हुआ है, और टाइप्स ऑफ सीड देख लेना, वही सारे आधारीय प्रमाणित उनको डिटेल में लिख देना,
उनके बारे में। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सप्लेन, जो एसेंशियल आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, उनकी उपयोगिता क्या है प्लांट्स में, वो सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, बिल्कुल पूछ लेता है एग्जाम में। तो इन चीज़ों को आपको खास तौर से यहाँ पे ध्यान रखना है। प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज, इनके बारे में सिंचाई की तो सारी मेथड्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन खास तौर से, स्प्रिंकलर खास तौर से, क्योंकि एग्जाम में अपने से ये चीज़ें पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये आप देख लो, सारे क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं, पैटर्न आपको सिंपल पता होगा, और थोड़ा-सा और भी आपको देख लेना जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा हो, जैसे कि उर्वरक में आप देख लेना प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है, और प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया। ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेना है, पूछ लेता है भाई एग्जाम में, बॉटनिकल नेम भी पूछ लेता है। तो इन जनरल आपको ये चीज़ें देखनी है, बाकी आराम से आपका हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें कवर कर ले हो तो कहीं न कहीं आपके 15-18 मैक्सिमम 20 नंबर तक आप कवर कर लोगे। एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो 25 तक जा सकते हो, ठीक है? तो इसको आप देख लेना। बाकी नेक्स्ट सीरीज़ भी अपन चला रहे हैं, सारे आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारी सीरीज़ में डालूँगा। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।